सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास, जो आपके लोको पायलट के सीबीटी 2 एग्जाम में और टेक्नीशियन के सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा जाने वाला ये 40 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। पीछे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया था पिछले क्लासेस में, साथ ही साथ मेजरमेंट और एंगल्स भी पढ़ाया था। आज उनसे आगे बढ़ते हुए एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए आज के जो टॉपिक है उसको लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? ऐसे फिगर जो एक्सप्रेस करते हैं कि कितना रिक्वायर्ड है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को, इसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। यानी कि जो एक्यूरेसी होता है वही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर के डिजिट की बात करें तो वो एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। अब ये हमको समझ में नहीं आया, हमको नंबर बताइए। चलिए नंबर को देखते हैं। अब देखिए समझते हैं कि कैसे हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर्ड क्वांटिटी में। अब जैसे इसके कुछ रूल्स हैं जिसको कि आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला रूल कहता है कि अगर सभी नॉन जीरो जो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि जैसे 13 पॉइंट आपको 75 लिखा हुआ है, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये चारों नंबर हो जाएगा, यानी इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा? फिगर ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर सभी जीरोज टू नॉन डिजिट जो टू नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर आप देखिए जीरो है, यहाँ भी जीरो है, पॉइंट के बाद भी जीरो है, लेकिन ये दो नंबर्स के बीच में जीरो है, तो यानी कि उनको हम काउंट करते हुए चलेंगे और ये क्या बन जाएगा आपका? इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 बन जाएगा। उसी तरह से अगले पर बढ़ते हैं तो बोलता है कि अगर सभी जीरोज, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर लिख दिया मैंने, मान लीजिए 1000 लिख दिया, तो 1000 केवल बोला है मैंने, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 1000 बोला है। तो एक के बाद 3 डिजिट जो आगे 000 लगा हुआ है उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल को दर्शाया गया है 86400, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया। लेकिन ऐसे जीरोज जो कि सिग्निफिकेंट हो जाएंगे इफ अगर हम उनको मेजरमेंट के नजरिए से देखेंगे, जैसे 1000 अगर मैं सेकंड बोल दूंगा, तो जब मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैं 1000 सेकंड बोल रहा हूं तो यानी कि अब यहाँ पर जितने भी जीरो है सब इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किसी मेजरमेंट को दर्शा रहा है यूनिट के साथ। तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसी तरह से 84,400 सेकंड दिया हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसी को, चौथे नंबर को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। दरअसल ये क्या दिया हुआ है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको आपको ऐसे लिखना है। क्या कहता है कि 0.648700। अब अगर ये वाला होता केवल 648 तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना होता? तो ये होता आपके पास 4। लेकिन जैसे ही इसके आगे पॉइंट लग गया तो पॉइंट के पहले वाले जीरो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन बाद वाले का बहुत ही ज्यादा महत्व है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए। तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, और मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रिसीजन शब्द का यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्यूरेसी के लिए, तो मेरा बोलना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को अब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो सभी जीरो जो राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि अगर 161 लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो मैंने बताया जैसे यूनिट आ गया सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। अब 161.0 सेंटीमीटर है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। उसी तरह से यहाँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक कॉमन टर्म लिखा हुआ है ना, यानी कि आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्यूरेसी को, तो ये आपको जो जीरो है पॉइंट के बाद वाला भी, ये भी क्या होता चला जाएगा? काउंट होता चला जाएगा। उसी तरह से अगर बढ़ते हैं कि जो आपका जीरो है, all zeros to the right of a decimal point but to the left of a non zero digit are not significant। यानी कि अभी पॉइंट से पहले वाला जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि उसका एक्यूरेसी में कोई महत्व नहीं रखता। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। और इसका देखिए 0.0161 है, तो यानी कि अब यहाँ पर 0161 है तो इस जीरो का भी आपका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है डिपेंड नहीं करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर,
यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट पर ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड नहीं करता। तो अगर 16.4 है तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। 0.164 मीटर है तो भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रहेगा। 0.000164 किलोमीटर है तो भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होता है। अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल से भी समझाया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बोलते हैं कि जो पावर ऑफ 10 है उसको भी काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट में, यानी कि जैसे 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस 7 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो कितना बचा, केवल 1.4 बचा, तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएगा, 2। उसी तरह से यहाँ 10 का पावर 14 को काउंट नहीं करेंगे तो 1.65 यानी टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ अ डिजिट क्या होता है। वैसे तो आप सब इन चीज़ों से पहले से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस का पार्ट है तो मेरा पढ़ाना फर्ज है। चलिए जो है, अगर बोलता है कि अगर नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट, चलिए मैं इसको सीधा पढ़ते हुए समझा देता हूँ। देखिए जैसे आपको 6.24 दिया हुआ है, अब अगर इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है तो 2 4 है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये 4 क्या है, 5 से कम है ना, तो 5 से ज़्यादा होता तो हम क्या लिख देते, इसको 6.3 लिख सकते थे। लेकिन अभी ये 6.24 है तो यानी कि जो अगला डिजिट होगा, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको 6.2 ही लिखेंगे। उसी तरह से जैसे 5.328 है तो हमको अगर तीन सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, यानी कि यहीं तक लिखना है, तो ये 8 है ना। अब देखिए तो ये 2 8 किस में तब्दील हो जाएगा, यानी 5 से ज़्यादा है अगला, तो यानी ये 3 बन जाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख दिए हैं, 5.33। अब आइए देखते हैं इस रूल को, जो तीसरा और चौथा नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं आप। देखिए कहता है कि अगर डिजिट को, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, या फिर 5 फॉलो कर रहा है 0 के द्वारा, तो बोलता है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगा अगर इवन है। देखिए यहाँ पर 6.250 है, 0 को हटा दिए, कितना बचा, 6.25 बचा। अब 5 के जो पिछला डिजिट है वो 2 है, और 2 कैसा संख्या है, तो ये इवन संख्या है, तो जब इवन आ जाएगा तो ये नहीं हटेगा, यानी कि अब अगर इसको 2 ही डिजिट तक लिखना होगा तो 6.2 रह जाएगा। लेकिन अगला समझिए, बोलता है कि अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय द 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। कहता है कि x बराबर 3.350 है 6 पॉइंट, तो 0 को हटाए तो कितना बचा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 6.35 बचा। अब 5 से पहले आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और 3 कैसा नंबर है, तो 3 आपका ऑड नंबर है। तो अगर ये ऑड है तो ये अगला डिजिट क्या हो जाएगा, अगर हमको दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा तो हम 3 वाले को 1 ऐड करके आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 6.4। तो ये रूल है, याद कर लीजिएगा इसको। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा है एरर। अब एरर क्या होता है, तो हमारे पास दो तरह के वैल्यू होते हैं, एक मेजर्ड वैल्यू होता है और एक ट्रू वैल्यू होता है किसी क्वांटिटी का। तो जब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसी को हम एरर कहते हैं मेजरमेंट की भाषा में। अब एरर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और दूसरा होता है आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अब आइए समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के कितने प्रकार होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जो पहला एरर आता है वो है आपका एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो जब हम ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं किसी क्वांटिटी का, तो इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक एक्स बार है जिसकी की वैल्यू कितनी है, उसके मीन के बराबर है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी आपको मालूम है 1 2 3 का अगर मीन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तीनों को सम करके 3 से भाग लगाना होगा। तो वो क्या आ गया आपका, ये इसकी को बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। अब अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको डिफरेंस क्या बोला गया है कि जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, तो आप एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आपका x बार आया, जो मीन वैल्यू आया, आप जो भी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है x1 x2 x3 के फॉर्म में, उसको आप घटाते चले जाएंगे, तो जितने भी आपके वैल्यूज आएंगे ये आपके एब्सोल्यूट एरर में आएंगे। तो अब एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ एब्सोल्यूट एरर आपका निगेटिव भी हो सकता है। अब आइए समझते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको दो चीज़ निकालना होता है, एक निकालना होता है जो चेंज इन मीन होता है, जिसको कि हम डेल्टा मीन कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे आप, तो आपके पास x1 x2 x3 xn करके बहुत सारे वैल्यूज दिए होंगे, तो जो आपके पास चेंज इन मीन आएगा वो डेल्टा x1 आ जाएगा, उसी तरह से डेल्टा x2 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर किस तरह से निकाल रहे थे, यही एरर की बात की जा रही है, यानी कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा एक्सएन तक निकाल लेंगे, और जब आप इसको जो नंबर ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है उससे भाग लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका चेंज इन मीन। तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, तो जो आपका एक्चुअल मीन होता है नंबर्स का,
और जो चेंज इन मीन होता है उन दोनों को अगर हम प्लस माइनस कर देते हैं तो ये आपका जो रिजल्ट निकल कर आता है ये क्या कहलाता है, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। उसी तरह से रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो परसेंटेज में इसको निकाला जाता है। अब अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो जो आपके पास चेंज इन मीन आता है और जो अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसी को अगर हम एक्स बार से यानी कि मीन वैल्यू से, जो एक्चुअल नंबर्स दिए हुए हैं उनके मीन से, और 100 से गुना कर देते हैं तो ये आपका क्या निकल कर आ जाता है, ये आपका रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर बन जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर आप कैसे और जान सकते हैं। एक टेबल है जिसका कि जो वाइड है यानी विड्थ जो है 200 सेंटीमीटर दिया है, बोलता है कि जब उसको मेजर किया जाता है स्कूल के रूलर से तो वो बराबर हो जाता है किसको, 200.2 सेंटीमीटर के। तो बोलता है कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, एब्सोल्यूट एरर का जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, तो मैं आपको एक बार दिखाते चलता हूँ, उसके बाद उस पर बैठाते हुए चलते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है आपके पास कि जो आपका एक्स बार आएगा और उसमें से एक्सएन घटा देंगे, तो यहाँ तो नंबर ऑफ वैल्यूज ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, सिंगल वैल्यू है, यानी कि एक्स में से आपको एक्सएन घटा देना है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस है, तो देखिए ट्रू वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या आता है आपका, यही वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू कितना है इसके पास, 200 सेंटीमीटर है और मेजर्ड वैल्यू कितना आ गया, 200.2 आ गया। तो यानी कि 0.2 सेंटीमीटर का क्या हो गया यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर हो गया। और निगेटिव में, और देखिए मैंने आपको समझा भी रखा है कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह से आइए अब इसका रिलेटिव एरर भी बोला है निकालने के लिए। तो मल्टीपल वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि जो मीन होगा और जो एक्चुअल मीन होगा, यानी कि जो चेंज इन मीन है और एक्चुअल मीन, अब डिवाइड और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर हम रिलेटिव एरर को निकालेंगे तो यहाँ पर आप रिलेटिव एरर को कैसे निकाल सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डेल्टा एक्स मीन, अगर हम केवल चेंज इन मीन को देखें तो ये कितना का है, 0.2 सेंटीमीटर का चेंज है। कितने पर चेंज है, यानी एक्चुअल कितने का था, 200 का था, और गुना कर दीजिए 100। यहाँ से हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, 2 दहा में 20, यानी कि जो रिलेटिव एरर है और किस में आता है, परसेंटेज में आता है, तो 0.1% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन की सीरीज को चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, तो मैंने बताया है आपको कि एंगल डायमेंशनलेस होता है। उसी तरह से आपसे पूछा गया है कि जो फोर्स है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt 2 का पावर -2 होता है। कई बार मैंने आपको समझा दिया है। अब उसी तरह से आपसे पूछता है कि इनमें से दिए गए कौन से फिजिकल क्वांटिटी है इनमें से दिए गए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बताया है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है और उसको आप एरिया से जब भाग लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है स्ट्रेस का परिभाषा बन जाता है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में निश्चित पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, बोलता है कि इनमें से कौन सा दिया गया क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर जो दिया गया क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट, बाकी की बाकी ये भी आपका जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर है और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट मैंने पढ़ाने के दौरान भी लिखा है, उसको पढ़िए। अब जो है बोलता है कि कौन सा एसआई बेस यूनिट नहीं है, तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए करंट है, उसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए केजी भी है मास का, और लेंथ का मीटर है, तो यानी कि कूलम किसका है, चार्ज का। तो यानी कि 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा बेस यूनिट नहीं है। मोल, कैंडेला और एम्पियर तीनों के तीनों बेस यूनिट है, रेडियन आपका बेस यूनिट नहीं है। अब आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, फैराड पर मीटर किसकी यूनिट है, पढ़ाते समय मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो ये परमिटिविटी की यूनिट है। अगले पर बढ़ते हैं, उसी तरह से अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी पर मीटर आपसे पूछा गया है किसका यूनिट है, तो मैंने आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट है। अब बढ़ते हैं आगे, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डेराइव्ड यूनिट नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि जो मोल है वो डेराइव्ड नहीं है, वोल्ट, ल्यूमेन और रेडियन ये सारे के सारे डेराइव्ड हैं।
अब अगर बात करें कि इनमें से कौन-सा बेस यूनिट नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये आसान सा सवाल है जिसमें कि आपको जो कैंडेला है, वो आपका एक बेस यूनिट है। मैंने बोला है बेस यूनिट नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है कि बेस यूनिट कौन-सा है, तो कैंडेला है क्योंकि ये सारे के सारे बेस यूनिट में नहीं आते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल इम्पोर्टेंट है, कैटल पूछा है कि कैटल किसका यूनिट है, तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी का यूनिट है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, दिए गए ऑप्शंस में से किस कौन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हैव अ एसआई यूनिट, यानी इनमें से कौन सा के पास एसआई यूनिट नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको फ्रीक्वेंसी के पास एसआई यूनिट नहीं होता है। अब मैंने आपको समझा रखा है क्योंकि जो एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी का है वो हर्ज है, जो कि रेसिप्रोकल है किसका, टाइम पीरियड का, तो सेकंड इनवर्स। अब जो है 1 माइल इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू, तो 1 मील अप्रॉक्सिमेटली आपको मालूम होना चाहिए कि कितना के बराबर होता है, तो 1.69344, तो यानी कि 1.6 दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बोलता है कि जो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम है इज मेजर्ड इन, तो किसमें मेजर करते हैं, तो हीट संबंधित कौन है, जूल साहब हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब बोलता है कि कौन सा मीटर यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ हीट के लिए, तो इस सवाल का ऑप्शन सोचने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में, कैलोरीमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बोलता है कि व्हेन यू कन्वर्ट 1 इंच फ्रॉम ब्रिटिश टू द एसआई यूनिट इट बिकम्स, तो आपको ये बताना है कि 1 इंच ब्रिटिश में कितना होता है, तो मैंने आपको लिखा के रखा है कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर, बोलता है कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, वो कितना होता है, तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये होता है आपका ओम मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कितना होता है, वोल्ट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जनरली द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, आप अगर बैटरी देखेंगे इन्वर्टर पे, अगर आपका घर में इन्वर्टर है वहां जाइए, बैटरी देखिए, बैटरी के ऊपर साफ साफ लिखा होता है एम्पियर आवर, यानी कि ए एच, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी, ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा गया है ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी का आपको बताना है। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा जूल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके आज के क्लास के लेक्चर से क्वेश्चंस और साथ ही साथ थ्योरी जो मैंने आपको कवर किया, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।